Good morning, everyone. Today we are going to discuss lecture 4 of this TGT PGT English new batch series. So I hope all of you are good at your ends. So without further delay, let's begin our today's class. So here comes our question number first. A complex sentence cannot be formed with the help of what? एक जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है वो किसकी हेल्प से नहीं बन सकता है? नाउन क्लॉज की हेल्प से, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट की हेल्प से, एडजेक्टिव क्लॉज की हेल्प से या एडवर्ब क्लॉज की हेल्प से? A complex sentence cannot be formed with the help of. So the correct answer is D1. नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट की हेल्प से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं बनता है. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हमने बात की थी कि दो तरीके की क्लॉज होती हैं. वन इज इंडिपेंडेंट क्लॉज, ऑल्सो कॉल्ड प्रिंसिपल क्लॉज, एंड अदर इज subordinate clause. Yes, 31B is correct. Yes. So a complex sentence contains two kinds of clauses: principal clause and subordinate clause. Principal clause is also called independent clause or main clause, and subordinate clause is called dependent clause. तो हमने बात की थी कि सबॉर्डिनेट क्लॉज तीन तरीके की हम बना सकते हैं: नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज एंड एडवर्ब क्लॉज. नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज एंड एडवर्ब क्लॉज. तो जो कॉम्प्लेक्स होता है वो इन्हीं तीन क्लॉजेस की हेल्प से बनता है. तो नाउन क्लॉज इज करेक्ट, एडजेक्टिव क्लॉज इज करेक्ट, एडवर्ब क्लॉज इज करेक्ट, बट नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं बनता है, इसलिए दिस विल बी आवर करेक्ट आंसर. नाउ व्हाट इज नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट? हियर इज द डेफिनेशन ऑफ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट. नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो नॉमिनेटिव का मतलब हमें पता होना चाहिए. यस, गुड मॉर्निंग आरव. फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड बी नोइंग द मीनिंग ऑफ वर्ड नॉमिनेटिव. जैसे हमने ग्रामर में पढ़े हैं सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड पजेजिव केस. सब्जेक्ट इज द डूअर. सब्जेक्ट वो होता है जो काम को करता है. ऑब्जेक्ट वो चीज होती है जिसके ऊपर काम होता है. और पजेजिव जो है वो ओनरशिप को दिखाता है, अपने की इंग्लिश को दिखाते हैं. तो सब्जेक्ट को ही हम बोलते हैं नॉमिनेटिव. क्योंकि लास्ट ईयर के पेपर में आप देखोगे तो वहां सब्जेक्ट करके नहीं उन्होंने दिया, नॉमिनेटिव करके दिया. तो नॉमिनेटिव मीन्स सब्जेक्ट, एक्यूजेटिव मीन्स ऑब्जेक्ट, एंड जेनिटिव मीन्स पजेजिव केस. पजेजिव केस मीन्स अपने की इंग्लिश. जैसे अगर आई, माई, मी की बात करें तो आई इज नॉमिनेटिव क्योंकि सब्जेक्ट है, मी इज एक्यूजेटिव क्योंकि ऑब्जेक्ट है, एंड माई इज जेनिटिव. ये वर्ड्स हमारे आगे भी बार बार आएंगे, इसलिए ध्यान रखने. नॉमिनेटिव का मतलब सब्जेक्ट होता है, एक्यूजेटिव मीन्स ऑब्जेक्ट, एंड जेनिटिव मीन्स पजेजिव केस. सो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट इज अ स्पेशल फ्रेज. ये एक स्पेशल फ्रेज है that consists of a noun or pronoun followed and modified by some kind of modifier. तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट एक फ्रेज है, एक स्पेशल काइंड ऑफ फ्रेज जिसमें कि हम नाउन या प्रोनाउन के बाद कोई पार्टिसिपल बना देते हैं. उसका
उस फाइनाइट वर्ब का अस्तित्व खत्म करने के लिए। सो सिंपल के जो हमने 8 मेथड जाने थे, उन्हीं में से एक नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट भी है। सो हियर इज नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। जैसे 3 तरीके की नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट आप देखोगे। फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप एंड थर्ड टाइप। तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट को से बनाना कब है सिंपल सेंटेंस को? पहली बात तो ये हो गई कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट सिंपल में यूज होगा, ना कि कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड में। वन थिंग इज दिस। अदर थिंग इज कब यूज होगा? Nominative absolute will be used when the subject in both the sentences are different. जब दोनों वाक्यों, जो आपको दो वाक्य दिए जोड़ने के लिए, उनके सब्जेक्ट अगर अलग अलग हैं, तभी नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट यूज होता है। और दूसरी चीज, आप हिंदी निकालेंगे वाक्यों की और देखेंगे अगर हिंदी में के कारण या के बाद का सेंस आ रहा है, तब आप नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करेंगे। लाइक देयर इज अ सेंटेंस कि इट वॉज हॉलीडे फुल स्टॉप, वी डिड नॉट गो टू स्कूल। तो छुट्टी का दिन था, हम स्कूल नहीं गए। सो हियर यू विल सी कि सब्जेक्ट इन बोथ द सेंटेंसेस आर डिफरेंट। हियर इट, हियर वी। और हिंदी में भी आप देखोगे तो के कारण का सेंस आ रहा है, छुट्टी का दिन होने के कारण हम विद्यालय नहीं गए थे। तो बोथ द कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, इसलिए हम इसमें नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग कर सकते हैं। और नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के 3 रूल हैं और बहुत आसान रूल है। आपको सेंटेंस में देखना है कि अगर कोई बी का फॉर्म आ रहा है, लाइक इज, एम, आर, या फिर वॉज वर, ज्यादातर आपको वॉज वर ही दिए रहेंगे एग्जाम में, तो उसको हटा के हम बीइंग लगा देते हैं, BEING। बशर्ते कि इज एम आर वॉज वर के बाद थर्ड फॉर्म ना आ रही हो, तो थर्ड फॉर्म शुड नॉट बी यूज्ड आफ्टर इट। और अगर सेंटेंस में इज एम आर वॉज वर आ ही नहीं रहा, सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म आ रही है या हैज हैव आ रहा है, तो उस केस में हमें सेकंड फॉर्म को हटा के, ज्यादातर सेकंड फॉर्म ही दी रहेगी, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर देंगे। हैविंग बाद का सेंस देगा। नेक्स्ट, अगर इज एम आर वॉज वर आपको दिया है लेकिन उसके साथ थर्ड फॉर्म दे रखी है, जैसे पहले वाले में नहीं दी गई थी, पहले वाले में तो नो थर्ड फॉर्म, वो सिंपल किसी की विशेषता बताएगा सेंटेंस, या किसी के बारे में कुछ बताएगा। अगर इज एम आर वॉज वर के साथ थर्ड फॉर्म आ रही है तो हम उसको हटा देंगे और हैविंग बीन के साथ थर्ड फॉर्म लगा देंगे। तो हैविंग बीन। तो 12th स्टैंडर्ड वाली ग्रामर है, ये आपको आती होगी, इसलिए ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे इसमें। तो बस ये 3 रूल ध्यान रखना है। इज एम आर वॉज वर अगर आ रहा है, थर्ड फॉर्म नहीं आ रही तो बीइंग, सेकंड फॉर्म आ रही है तो हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म, और इज एम आर वॉज वर के साथ थर्ड फॉर्म आ रही है तो हैविंग। तो अब यहाँ पे हमने देखा इट वॉज हॉलीडे वी डिड नॉट गो टू स्कूल। तो जब आप इसको नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से जोड़ेंगे तो इट बीइंग हॉलीडे, छुट्टी का दिन होने के कारण, इस पूरे के पूरे वाक्य को ही हमने एक फ्रेज में कन्वर्ट कर दिया। बाकी ऐसा कैसी, वी डिड नॉट गो टू स्कूल। नाउ द सेकंड, द सन रोज, दे स्टार्टेड देयर जर्नी। तो सबसे पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट्स
or both the sentences are same or different? The subjects are different. Here the subject is the sun, and of here the subject is they. So subjects are same. नाउ सी कि के कारण या के बात का सेंस आ रहा है या नहीं आ रहा है. सूरज उगा, दे स्टार्टेड देयर जर्नी, उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की. तो सूरज उगने के बाद उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की. तो यहाँ पे फर्स्ट टाइप वाला नहीं, सेकंड टाइप वाले का प्रयोग होगा. मीन्स वी विल यूज हैविंग. द सन हैविंग रीजन, और बाकी वाक्य ऐसा कैसे. ऐसे ही थर्ड टाइप इस टाइप का होगा. द बैंक वॉज क्लोज्ड, वी कुड नॉट विदड्रॉ एनी मनी. तो बस हमें स्टार्टिंग वाला देखना है. द बैंक वॉज क्लोज्ड, तो द बैंक हैविंग बीन क्लोज्ड. द बैंक हैविंग बीन क्लोज्ड. बाकी ऐसा कैसे. सो हियर कम्स आवर क्वेश्चन नंबर 32. इन द टेम्पेस्ट हु सेज द फॉलोइंग लाइन्स एंड व्हाई. कल ही हमने टेम्पेस्ट के बारे में बात की थी. टेम्पेस्ट के बारे में हमने जाना था कि इसमें 3 यूनिटीज को फॉलो किया गया है. 3 यूनिटीज हैव बीन फॉलोड इन शेक्सपियर्स स्वान सॉन्ग द टेम्पेस्ट. ये पता था आपको, तो ये ध्यान रखिएगा. अभी आगे और बात होगी. तो ये किसने कहा है कि आई विल ब्रेक माई स्टाफ. मैं जो अपनी ये मैजिक वैंड है, ये जो मेरे पे जादू की छड़ी है, इसे मैं तोड़ दूंगा. बरी इट bury it certain fathoms in the earth. Bury it certain fathoms in the earth. इसे मैं कई फैदम गहराई में पृथ्वी की फेंक दूंगा, मतलब जमीन के बहुत नीचे पहुंचा दूंगा, इसे दफना दूंगा. लाइक एंड डीपर देन एवर डिड प्लूमेट साउंड. बहुत गहराई में जहां प्लूमेट की आवाज आती है, जो वाटर बर्ड है, आई ड्रॉन माई बुक, वहां मैं अपनी किताब को डुबो दूंगा. तो मीन्स ये जो टेम्पेस्ट में एपीलॉग बोला गया है. यस, गुड मॉर्निंग अमित. यस, प्रवीण इज करेक्ट. इट इज प्रोस्पेरो. क्योंकि कल ही हमने डिस्कस किया था कि नाटक में एक प्रोलॉग हो सकता है. प्रोलॉग मीन्स इंट्रोडक्शन, और नाटक में एक क्या हो सकता है, एपीलॉग हो सकता है. एपीलॉग मीन्स कंक्लूजन. सो इंट्रो एंड कंक्लूजन. तो जैसे मैंने कल क्विक रिवीजन टेस्ट में क्वेश्चन दिया था, और उसमें प्रवीण ने हाईएस्ट मार्क्स अचीव किए थे, 20 आउट ऑफ 20. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू. तो एपिलॉग में उसमें क्वेश्चन दिया था कि एज यू लाइक इट में किसने बोला है एपिलॉग एज यू लाइक इट का. तो उसका आंसर रोजालिंड था. वैसे ही द टेम्पेस्ट का एपिलॉग किसने बोला है, प्रोस्पेरो ने बोला है. प्रोस्पेरो ने कहा है कि जो वेंजियंस है वो अच्छी चीज नहीं होती. जो रेयरर क्वालिटी होती है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ रखा है, ध्यान से सुनना. द रेयरर क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स इज टू फॉरगिव. मानव का ज्यादा अच्छा गुण होता है माफ कर देना. तो उस भाई को जिसकी वजह से मैं यहाँ इतने दिन दुख में रहा हूं, फाइनली मैं उसे माफ कर दूंगा. मैं रिवेंज नहीं लूंगा, क्योंकि रिवेंज लेना इज नॉट अ गुड थिंग. और गलती सबसे होती है, आप लोगों से भी गलती हुई होगी. तो जैसे आप चाहते हो कि भगवान आपको आपकी गलतियों के लिए माफ करे, तो मैंने भी अपने इस जादू से जो भी खतरनाक कारनामे किए हैं इस नाटक के अंदर, उसके लिए आप मुझे भी माफ करो और मुझे यहीं से जाने की आज्ञा दो. और ये कह के प्रोस्पेरो चला जाता है और द टेम्पेस्ट खत्म हो जाता है. ये उस एपिलॉग से ठीक पहले आने वाली लाइन, जब उसने
जब वो कह रहा है मतलब प्रण ले रहा है कि मैं अपनी इस मैजिक बैंड को तोड़ दूंगा और इसे बहुत गहराई में छुपा दूंगा और इस किताब को जो ये मैजिक वाली बुक है इसे भी मैं डुबो दूंगा। तो सही पहचान है प्रवीण। तो ऑप्शंस गिवन है मिरिंडा। मिरिंडा का नाम भी ध्यान रखना है, ये भी पूछा गया एग्जाम में। हु इज द हीरोइन ऑफ द प्ले द टेम्पेस्ट? मिरिंडा। और मिरिंडा की शादी किससे होती है? शी फॉल्स इन लव विद। चलिए आप सोचिए जब तक। एरियल, he assures the world that he will leave his master. Prospero, he assures the world that he will have no more dealing with magic. तो यही वाला सही है, क्योंकि प्रोस्पेरो कहता है, दुनिया से कहता है कि अब वो और ज्यादा जादू टोना नहीं करेगा, उसने बहुत कुछ कर लिया, अब वो ऐसा नहीं करेगा। तो मिरेंडा गेट्स मैरिड विद फर्डिनांड। करेक्ट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। द लीडर वॉज स्लेन, द फॉलोअर्स रैन अवे। सिंपल बनाना है ना, ध्यान से देखना है, सिंपल बनाना है इसे, और कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना। कॉम्प्लेक्स बनाना होता तो नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज या एडवर्ब क्लॉज पे जाते, और कंपाउंड बनाना होता तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस पे जाते, एंड बट सो यट अदरवाइज कुछ ऐसा लगाते। कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है, कंपाउंड नहीं बनाना है, सिंपल बनाना। सो द लीडर वाज स्लेन। अब ये सोचेंगे कौन सा वाला सिंपल बनाए, क्योंकि सिंपल के तो हमने 8 मेथड्स डिस्कस किए हैं। देयर आर 8 मेथड्स इन ऑल। तो द लीडर वाज स्लेन, द फॉलोअर्स रैन अवे। द लीडर जो है पहला सब्जेक्ट है पहले सेंटेंस का, दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट द फॉलोअर्स है। सब्जेक्ट्स आर डिफरेंट, इट्स ओके। और हिंदी में भी के कारण या के बाद का सेंस आ रहा है। लीडर को स्ले कर दिया गया, स्ले मतलब हत्या करना या गला काटना। लीडर की हत्या कर दी गई, फॉलोअर्स जो थे उसके वो भाग गए। तो लीडर की हत्या हो जाने के बाद फॉलोअर्स भाग गए। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे पैसिव बनना है, मतलब इज एम आर वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म आ रही है। तो हमने जाना था कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में या तो इज एम आर वॉज वर्ब का हम बीइंग कर देते हैं, या फिर हम हैविंग बीन करते हैं। जल्दी जल्दी लिखना है इसलिए राइटिंग ऐसी बननी है। तो बीइंग और हैविंग बीन कब करते हैं? जब इसके बाद थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो यहां पर हम थर्ड फॉर्म देख रहे हैं, क्योंकि स्ले की फर्स्ट फॉर्म इज स्ले, SLAY। So the answer you are saying is correct. The leader, having been slain, the followers ran away. Now the next one is Radhika was musing blank memories of the past. राधिका जो थी वो म्यूज कर रही थी, म्यूज का मतलब गहराई से सोचना, थिंक डीपली। मेमोरीज ऑफ द पास्ट, पास्ट की मेमोरीज के बारे में राधिका बहुत अच्छे से, मतलब बहुत गहराई से सोच रही थी। तो राधिका वॉज म्यूजिंग ब्लैंक मेमोरीज ऑफ द पास्ट। तो कुछ वर्ड हैं, जब तक आप आंसर सोचिए। जैसे म्यूज मतलब थिंक डीपली होता है, और मल, पोंडर, कि कोई जरूरी नहीं कि एग्जाम में म्यूज ही वर्ड है, ये सारे जो एक जैसे वर्ड है ये आपको एक पॉकेट में अपने रखने चाहिए, कि ये पता लग जाए कि ऐसे वर्ड आएंगे तो इनके साथ ब्रूड। ये जो चार वर्ड हैं इन चारों का मतलब ही गहराई से सोचना होता है, अलग अलग सेंस में यूज होते हैं। म्यूज, मल, पोंडर, ब्रूड, गहराई से सोचना, थिंक डीपली। और इन चारों के बाद ही आपको, एज यू आर सेइंग, ओवर लगाना। तो म्यूज के बाद भी ओवर, मल के बाद भी ओवर, पोंडर के बाद भी ओवर, ब्रूड के बाद भी ओवर, और इन सब का मतलब है थिंक डीपली। दो वर्ड और होते हैं थिंक डीपली से रिलेटेड, कंटम्पलेट, मेडिटेट। इनके बाद और रूमिनेट वर्ड एक और होता है, इनके बाद ऑन आता है। तो हियर द करेक्ट आंसर विल बी ओवर।
तो म्यूस ओवर, मल ओवर, पोंडर ओवर, ब्रूड ओवर, कंtemplate ऑन, मेडिटेट ऑन, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इज शेक्सपियरियन सोनेट कंटेन्स व्हाट? ऑक्टेव, सेस्टेट, वोल्टा, वन सस्टेट, टू क्वार्टरेंस, थ्री क्वार्टरेंस, वन कपलेट और नन ऑफ द अबव। तो देखो, ऑक्टेव का मतलब तो 8 लाइन्स होता है, सस्टेट का मतलब 6 लाइन्स होता है, और वोल्टा का मतलब होता है ब्रेक। जो ऑक्टेव और सस्टेट के बीच में ब्रेक आता है उसे वोल्टा कहते हैं। तो ये जो तीन चीजें हैं ये हमें शेक्सपियरियन सोनेट में देखने को नहीं मिलती है। तो आंसर सी, एज यू ऑल आर सेइंग, इज करेक्ट। तो ऑक्टेव, सस्टेट और वोल्टा हमें कौन सी सोनेट में देखने को मिलते हैं? इटालियन सोनेट में देखने को मिलते हैं, जिसका दूसरा नाम है पेट्रार्कन सॉन्ग। देन वन सस्टेट एंड टू क्वार्टरिन किसी में नहीं आते। और सोनेट की तीन खूबी हमने डिस्कस की थी, 14 लाइन्स, iambic pentameter एंड फिक्स्ड राइम स्कीम, ये हमने डिस्कस की थी। यस, पेट्रार्कन। तो फर्स्ट वन जो एग्जांपल है दैट इज ऑफ पेट्रार्कन। तो अमित, यू आर करेक्ट। अब थ्री क्वार्टरेंस एंड वन कपलेट हमें शेक्सपियरियन सोनेट में देखने को मिलती है। क्वार्टरेन का मतलब स्टैंड ऑफ 4 लाइन्स, जिसे हिंदी में चौपाई कहते हैं। एंड कपलेट मीन्स स्टैंड ऑफ 2 लाइन्स, जिसे हम दोहा कहते हैं। तो अगर तीन चौपाई मतलब 4 4 लाइन की तीन स्टैंजा आ रहे हैं, 4 3 12 और एक 2 लाइन आ रही है, तो 14, तो 14 लाइन्स इसमें इस तरीके से बनती है। और एक सोनेट और हमने डिस्कस की थी, जिसमें कि 10.5 लाइन्स होती हैं, उसका क्या नाम था? 10.5 लाइन्स वाली सोनेट कौन सी थी, ये आपको सोचना है जब तक। इसमें ऑक्टेव बिकम्स अ सस्टेट एंड सस्टेट बिकम्स अ क्वार्टरेन एंड अ टेल पीस। हाँ, ओरिजिन इज ऑल्सो इटली। तो सोनेट का ओरिजिन इज इटली। नेक्स्ट इज विच शेक्सपियरियन सोनेट एंड्स विद द कॉपलेट, इफ दिस बी एरर एंड अपॉन मी प्रूव्ड, अगर ये बात गलत हुई और मेरे पे सिद्ध कर दी गई, तो आई नेवर रिट नॉर नो मैन एवर लव। यस, कर्टल सोनेट was invented by G.M. Hopkins. Yes, Praveen, your answer is correct. तो कर्टल सोनेट भी ध्यान रखनी है, 10.5 लाइन्स, जीएम हॉपकिंस। जीएम हॉपकिंस के बारे में एक दो बातें और मैं बताऊंगा आपको। अभी तो एक आपने अच्छे से याद करी ली, जीएम हॉपकिंस, जेरार्ड मैनले हॉपकिंस। कर्टल सोनेट, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस वन, विच शेक्सपियरियन सोनेट एंड्स विद द कॉपलेट दिस, फ्रॉम फेयरेस्ट क्रिएचर्स वी डिजायर इंक्रीज। ये नाम अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि ये इनकी फर्स्ट सोनेट का टाइटल है, सोनेट 1 ऑफ शेक्सपियर। शेक्सपियर ने टोटल मिला के 154 सोनेट्स लिखी हैं। उसमें से पहली सोनेट का टाइटल ये है कि जो फेयरेस्ट क्रिएचर्स हैं, जो सुंदर प्राणी हैं इस पृथ्वी पर, जितने भी सुंदर प्राणी हैं, उनसे हम इच्छा करते हैं कि वो इंक्रीज हो, वो अपनी संख्या बढ़ाएं। क्योंकि एक समय आएगा जब टाइम उन्हें, उनकी ब्यूटी को डिके कर देगा, और फिर वो डेथ उनकी हो जाएगी। तो उसके बाद उनकी जो आने वाली पीढ़ी है वो इस दुनिया में मौजूद रहनी चाहिए, उनकी एक फोटोकॉपी इस दुनिया में रहनी चाहिए। यही फोटोकॉपी वाली बात 12th नाइट में वॉयला ने सिजेरियो बन के
ओलिविया से कही, जब वो लड़का बन के ओलिविया के पास जाती है वॉयला सिजेरियो बन के, तो उसकी खूब तारीफ करती है ओलिविया की। और ओलिविया से कहती है कि तुम तो बहुत सुंदर हो, अगर तुम मैरिज नहीं करोगी और तुम्हारे अगर बच्चे नहीं होंगे तो तुम्हें पाप चढ़ेगा, क्योंकि भगवान ने जो तुम्हें सुंदरता दी है, इस सुंदरता को तुम्हें आने वाली पीढ़ियों को देना चाहिए। उसी से मिलती जुलती उसी आइडिया वाली लाइन है, फ्रॉम फेयरेस्ट क्रिएचर्स वी डिजायर इंक्रीज। जो सुंदर सबसे सुंदर प्राणी है उनसे इच्छा है हमारी कि वो अपनी संख्या बढ़ाएं, वो अपनी आने वाली पीढ़ी को इस पृथ्वी पर जरूर छोड़ के जाएं, वो अनमेरिड ना रहें। तो दिस इज सोनेट नंबर 1। द लिटिल लव गॉड लाइंग वंस asleep। लिटिल लव गॉड वाली शेक्सपियर की जो है लास्ट सोनेट है, इसका नाम भी एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए इसे भी ध्यान रखिएगा। सोनेट नंबर 150। तो फर्स्ट में तो युवावस्था में जब हम होते हैं तो हम बहुत सुंदरता वाली बातें करते हैं। उस मतलब याद करने का तरीका है कि सुंदर प्राणी और सुंदर प्राणी, सुंदर लोग, स्मार्ट लोग, ब्यूटीफुल लोग, ये वाली, बिकॉज वी हैव दैट enthusiasm in us। we talk about beauty, we talk about power, बट धीरे धीरे जब हम बूढ़े होते रहते हैं, जब एंड पड़ाव चलता है, तो वी स्टार्ट थिंकिंग अबाउट गॉड। इट डजेंट मैटर, इट इज लव गॉड। लेकिन जब भगवान की या देवता की बातें करने लग जाए तो समझो लास्ट चल रहा है। इसलिए शेक्सपियर की सोनेट 154 में गॉड की बात हुई है, और पहली वाली सोनेट में फेयरेस्ट क्रिएचर्स की बात है। फिर ये भी इंपॉर्टेंट सोनेट है, सिंस ब्रास नॉर स्टोन नॉर अर्थ नॉर बॉन्डलेस सी। चूंकि ना तो पीतल, ना ही पत्थर, ना ही पृथ्वी मतलब मिट्टी, और ना ही ये बाउंडलेस सी, क्योंकि ये चीजें भी समय के प्रकोप से नहीं बच पाई हैं, तो फिर सुंदरता रूपी जो नाजुक फूल है, वो इस टाइम के प्रभाव से कैसे बचेगा। दिस इज सोनेट नंबर 65। एंड लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स इज सोनेट नंबर 116। तो ये वाली लाइनें किस सोनेट के एंड में आती हैं, इसका आंसर नहीं आया अभी तक। इफ दिस बी एरर एंड अपॉन मी प्रूव्ड, आई नेवर रिट नॉर नो मैन एवर लव। सो इट इज द लास्ट वन, लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। पूरी सोनेट इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे हम यहां देखेंगे। यस, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। राइम स्कीम तो आप बना ही लोगे। माइंड्स ए, लव बी, फाइंड्स ए, रिमूव बी, मार्क सी, शेकन डी, बार्क is sounding like mark C, D, E, F, E, F, G, G। तो ये तो राइम स्कीम हो गई। अब जो इंपॉर्टेंट इसमें क्वाट्रेन है, पहली वाली एग्जाम में आती है, सेकंड वाली इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, और ये लास्ट वाली, तो इसे आप एक बार पढ़ के जरूर जाइएगा। तो इसमें कह रहे हैं कि लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। ट्रू माइंड्स मतलब सच्चे दिमाग, मैरिज का मतलब यूनियन। अगर सच्चे दिमाग वाले लोग, सच्चे प्रेमी जो है, ट्रू माइंड्स का मतलब यहाँ पे ट्रू लवर्स हैं। और जब भी किसी भी फिगर ऑफ स्पीच में एक पार्ट होल को दिखाता है, जैसे माइंड पूरे इंसानों को दिखा रहा है यहाँ पर, तो वहां पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है वो आप याद कीजिए, जब तक मैं आगे थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं। लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स मीन्स अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच पार्ट shows the whole and whole shows the part। so let me not to the marriage of true minds admit impediments। अगर ट्रू लवर्स मैरिज करने जा रहे हैं तो मुझे उनकी मैरिज में एडमिट नहीं करनी चाहिए, एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए, या फिर नहीं डालनी चाहिए इम्पिडिमेंट्स मतलब बाधाएं। इम्पिडिमेंट्स मीन्स ऑब्स्टिकल्स या प्रॉब्लम्स मुझे क्रिएट नहीं करनी चाहिए। इफ देयर आर
two lovers and they are truly in love with each other. Their hearts are united with equal love. So, yes, synecdoche is correct answer. So, जब भी पार्ट सोल होल को दिखाए तो देयर इज synecdoche. लव इज नॉट लव. तो पहली लाइन में तो अभी इतना बता दिया कि अगर सच्चे प्रेमी शादी करना चाहते हैं, शादी करने का मतलब यूनाइट होना चाहते हैं, तो मुझे उसमें प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लव इज नॉट लव, क्योंकि वो प्रेम तो प्रेम ही नहीं होता, विच ऑल्टर्स व्हेन इट ऑल्ट्रेशन फाइंड्स, जो कि ऑल्टर हो जाता है, जो बदल जाता है, व्हेन इट ऑल्ट्रेशन फाइंड्स, जब वो बदलाव पाता है, और बैंड्स या फिर झुक जाता है, झुकाए जाने वालों से, या रिमूव हो जाता है रिमूवर के द्वारा. तो इंपॉर्टेंट लाइंस हैं चारों. तो मुझे सच्चे प्रेमियों के प्रेम में या उनकी यूनियन में बाधा नहीं डालनी चाहिए. और फिर उसके बाद पोइट लव को डिफाइन करता है, व्हाट ट्रू लव इज नॉट. ट्रू लव क्या नहीं है. लव वो नहीं होता जो कि परिस्थितियों के बदलने के साथ बदल जाए, झुकाए जाने वालों से झुक जाए, और मिटाए जाने वालों से मिट जाए. बल्कि लव तो एक एवर फिक्स्ड मार्क की तरह होता है, एक पोल स्टार की तरह. एवर फिक्स्ड मार्क जो सी में होता है, समुद्र में, और स्टार का मतलब यहाँ पे पोल स्टार से है. तो पहले स्टैंजा में उसने बताया क्या प्रेम नहीं है, और दूसरे में बताया प्रेम क्या है. प्रेम उतना फिक्स है जितना कि समुद्र में स्थित लैंप हाउस होता है समुद्र के किनारे पर, तो उसे फिक्स्ड मार्क बोला है. जो चाहे समुद्र में कितने तूफान आ जाए, वो नहीं हिलता है. ऐसे ही पोल स्टार हमेशा अपनी डायरेक्शन में ही रहता है, नॉर्थ डायरेक्शन. फिर जो ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइनें हैं जो एग्जाम में आती हैं वो नीचे की हैं, इसे बस जल्दी जल्दी से देखते हैं. लव इज नॉट टाइम्स फूल. प्रेम समय का गुलाम नहीं है. फूल का मतलब यहाँ पे स्लेव से है. दो रोजी लिप्स एंड चीक्स, यद्यपि गुलाब जैसे होंठ और जो गाल हैं वो समय के गुलाम हैं. विद हिज बेंडिंग सिकल्स कंपास कम, वो उसकी झुकी हुई दराती की सीमा में आते हैं. लव ऑल्टर्स नॉट, प्रेम नहीं बदलता है. विद हिज ब्रीफ आवर्स, छोटे छोटे घंटों में या छोटे छोटे सप्ताहों में. बट बेयर्स इट आउट, बल्कि प्रेम तो चलता है, इवन टू द एज ऑफ डूम, कयामत के दिन तक. तो इन चार लाइनों में उसने ये बताया कि बाकी और चीजें इस पृथ्वी की जो है वो समय की गुलाम है, समय के साथ हर चीज परिवर्तित होगी. इवन फिजिकल ब्यूटी जो है, रोजी लिप्स और चीक्स, वो भी समय के साथ डिके हो जाएंगे. लेकिन जो ट्रू लव है, दैट डजंट चेंज विद द चेंज ऑफ टाइम, दैट रिमेन्स फॉर एवर एज इट इज. ये घंटों या सप्ताहों में नहीं बदलता जैसे फिजिकल लव बदलता है, बल्कि ये तो कयामत के दिन तक चलता है. ये जितनी भी बातें मैंने इन 12 लाइनों में बताई हैं, पोइट कह रहा है ये बातें, इफ दिस बी एरर, अगर ये बातें गलत लगती हैं आपको, एंड अपॉन मी प्रूव्ड, और कोई व्यक्ति मुझ पर सिद्ध करके दिखा दे कि जितनी भी मैंने बातें बताई हैं सब गलत हैं, तो आई नेवर रिट, तो फिर मैं आज के बाद नहीं लिखूंगा, और ये सोच लूंगा नॉर नो मैन एवर लव्ड, कि इस पृथ्वी पर किसी व्यक्ति ने प्रेम किया ही नहीं. तो ये पूरी पोयम इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखना है. सोनेट नंबर तो एटलीस्ट याद रखिएगा, और ओपनिंग और एंडिंग लाइन्स. Now, next is everybody was there except I, me, my, mine. तो प्रत्येक व्यक्ति वहां था, except मी सिवाय, everybody was there except I, me, my और mine. So let me tell you, except जो है वो यहाँ पर preposition का काम कर रहा है. Arav is saying me. Preposition का काम कर रहा है except. Except कभी कभी verb का काम भी कर सकता है, और कभी कभी except कंजंक्शन का काम भी करता है. एग्जाम में पिछले वाले जो टीजीटी पीजीटी के एग्जाम हुए थे, उसमें एक ही वर्ड के कई सारे फॉर्म दे दिए थे.
मतलब एक ही वर्ड के 3 क्वेश्चन बना दिए थे उन्होंने कि यहाँ पर इस वर्ड का क्या यूज है, कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि हर एक वर्ड अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच के फॉर्म में हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द वे इट हैज बीन यूज्ड इन द गिवन सेंटेंस। सो आरव, यू आर करेक्ट, इट इज मी। क्योंकि prepositions जो होते हैं दे आर ऑलवेज फॉलोड बाय, prepositions के बाद हमेशा आपको ऑब्जेक्ट ही मिलेगा। और डिग्रीज में वेदर इट इज पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री, उसमें आपको लास्ट में सब्जेक्ट देखने को मिलेगा। यही दो तरीके के ज्यादा एग्जाम में आते हैं। तो अगर जैसे पॉजिटिव डिग्री है कि आई एम एज टॉल एज ही, या हिम लिखा हुआ दे देंगे, तो हिम को काट के आप ही करोगे, क्योंकि डिग्रीज में वेदर इट इज पॉजिटिव डिग्री या फिर कंपैरेटिव डिग्री। अगर इसी सेंटेंस की कंपैरेटिव डिग्री बनानी है, ही इज नॉट भी लगाना पड़ेगा, ही इज नॉट टॉलर देन आई। एक्सेप्ट हमारा प्रेपोजिशन के तौर पे कब यूज होता है? ऐसे यूज होता है, द म्यूजियम इज ओपन एवरी डे एक्सेप्ट मंडेज। वर्ब के रूप में एक्सेप्ट का मतलब होता है टू लीव समबडी, किसी को छोड़कर, लाइक किसी को कोई छूट देना, किसी को छोड़ देना। नो बडी इज एक्सेप्टेड, किसी को नहीं छोड़ा जाता है हमारे घर में, फ्रॉम हेल्पिंग विद द हाउस वर्क। हमारे घर में सब लोग सब काम करते हैं, कोई झाड़ू लगाता है, कोई पोछा लगाता है, तो सब घर के कामों में रहते हैं। तो एवरीबडी, नो बडी इज एक्सेप्टेड, किसी को नहीं छोड़ा जाता है हमारे घर में, तो यहाँ पर ये वर्ब के रूप में यूज हो गया। लास्ट वन कंजंक्शन के रूप में भी आप देख सकते हो एक्सेप्ट को, विद द एक्सेप्शन दैट, सिवाय इसके की, इसका मीनिंग होगा यू लुक अ बिट लाइक माई सिस्टर, आप थोड़ी बहुत मेरी बहन की तरह लगती हो, एक्सेप्ट शी हैज लॉन्गर हेयर, बस वो थोड़े से लंबे बाल हैं उसके, बाकी और मामले में तो उन्हीं की तरह है। तो एक्सेप्ट हर तरीके से यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एज हाई एज वी हैव माउंटेड इन डिलाइट, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एग्जाम में भी आ रखी है। एज हाई एज वी हैव माउंटेड, जिस तरीके से हम माउंट करते हैं, माउंट का मतलब चढ़ जाते हैं हम, इन डिलाइट मतलब आनंद में। जब भी, आरव यू आर करेक्ट, ऑप्शन डी इज राइट। तो जब भी कोई हमें चढ़ाता है, कोई हमारी तारीफ करता है, तो हम एकदम से हवाओं में उड़ने लग जाते हैं। ये हमारा आदमी का मूड है, आदमी का दिमाग है, कभी बहुत खुश हो जाता है इन अवर डिजेक्शन, लेकिन जैसे ही निराशा में पड़ते हैं, डू वी सिंक एज लो, हम उतने ही नीचे सिंक भी हो जाते हैं, उतने ही नीचे डूब भी जाते हैं। टू मी दैट मॉर्निंग डू इट हैपन सो, उस सुबह मेरे साथ भी यही हुआ। तो इसमें पोइट जो वर्ड्सवर्थ हैं, वो कह रहे हैं रात की बारिश के बाद जो सवेरा था बड़ा सुकून देने वाला था, बहुत चेयरफुल मॉर्निंग थी, एंड आई स्टार्टेड माई मॉर्निंग वॉक विद ग्रेट प्लेजर इन अ वेरी हैप्पी मूड। लेकिन चलते चलते पता नहीं क्या हुआ, मैं अपने भविष्य के बारे में सोचने लगा कि मैं क्या कर रहा हूं, आगे क्या करूंगा, और सोच सोच के फिर मैं दुखी हो गया, डिसअपॉइंट हो गया, डिप्रेस हो गया, और अपने ही नहीं बाकी पॉइंट्स के बारे में भी मैं सोचता रहा। और वो डिप्रेशन धीरे धीरे करके, वो जो डिजेक्शन थी, निराशा थी, वो बढ़ती चली गई। और आदमी का मूड ऐसा ही होता है, जब आदमी खुश होता है तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, और दुखी होता है तो फिर उतना ही नीचे डूब भी जाता है। So that kind of dejection I felt that day. But suddenly I met a man who was the leech gatherer. तभी मेरी मुलाकात एक लीच गैदरर से होती है, एक जोंक पकड़ने वाले आदमी से होती है। ये 19th सेंचुरी में लिखी गई पोयम है। उस समय लीच मतलब ये जो जोंक है, इनका प्रयोग मेडिसिनल पर्पजेज के लिए किया जाता था, डॉक्टर्स करते थे। तो लीच गैदरर होते थे, जोंक इकट्ठा करके ये बेचा करते थे। तो ऐसे ये गरीब लीच गैदरर से जब मैं मिला, तो मुझे ये लगा कि जब ये आदमी इतना गरीब होके
भी खुश रह सकता है, तो मेरी कंडीशन तो इससे बेहतर ही है, तो व्हाई शुडंट आई बी हैप्पी? क्योंकि अ, जब ये कम रिसोर्सेज में इतना प्लेजर फील कर सकता है, तो व्हाई शुडंट आई? तो उसके दुख को देखकर, सॉरी, उसकी खुशी को देखकर मैं अपना दुख भूल गया और फिर मैं भी खुश हो गया। तो दैट वाज रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस पोएम, फेमस पोएम है, ये भी आपको एक बार पढ़नी चाहिए। तो इसका दूसरा नाम है द लीच गैदरर। The term egotistical sublime has been used for William Wordsworth by whom? Egotistical sublime वर्ड का प्रयोग विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए किसने किया है? रॉबर्ट ब्राउनिंग का नाम हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी। रॉबर्ट ब्राउनिंग इज द पर्सन who belongs to Victorian age and famous for his dramatic monologues. And he has called Wordsworth the lost reader. Yes, John Keats is correct. The lost rider. Sorry, the lost leader. और जॉन कीट्स ने ईगोटिस्टिकल सबलाइम कहा है। ईगोटिस्टिकल मतलब अहम से भरा हुआ, ईगोटिस्टिकल ईगो से भरा हुआ। सबलाइम, सबलाइम एक अच्छा वर्ड होता है। सबलाइम मीन्स उत्कृष्टता, ग्रांडियोर, मतलब अच्छी चीज को दिखाता है सबलाइम। इन हिंदी वी कॉल इट उत्कृष्ट। सो ईगोटिस्टिकल सबलाइम, जॉन कीट्स। सैमुअल टेलर कॉलरिज ने इनको एवर एंड्यूरिंग मैन का, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में देखोगे आप। एवर एंड्यूरिंग मैन, एवर एंड्यूरिंग मैन, इन्होंने कॉलरिज ने वर्ड्सवर्थ को कहा है। और जॉन बायरन ने इन्हें वर्ड्सवर्थ की बुराई करते हुए इन्हें वर्थ कहा है। तो सबके बारे में ध्यान रखना है। नाउ द नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, who criticized Wordsworth's poetry for its subjectivity? क्योंकि वर्ड्सवर्थ अपनी पोइट्री में सब्जेक्टिविटी की बात करता है, तो कौन सा ऐसा राइटर है जिसने कहा है कि पोइट्री कभी सब्जेक्टिव नहीं होनी चाहिए? मैथ्यू अर्नोल्ड विक्टोरियन एज से बिलोंग करते थे, उनके बारे में एक दो बातें मैं बता दूं क्योंकि एग्जाम में आए हुए हैं। एंड टच स्टोन मेथड, टच स्टोन मेथड के लिए फेमस है। इन्होंने कहा था कि वेन एवर वी आर राइटिंग समथिंग, वेदर इट इज अ पोएम or whether it is an essay, so have an we should just have a hint from the past writers, जो historical writers हैं उनसे हमें हिंट लेनी चाहिए। तो वर्ड्सवर्थ की पोइट्री को सब्जेक्टिविटी के लिए क्रिटिसाइज करने वाले थे टीएस एलियट। टीएस एलियट का ऐसे है ट्रेडिशनल एंड इंडिविजुअल टैलेंट, उसमें वो ऑब्जेक्टिविटी की बात करते हैं और थ्योरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी के लिए फेमस है। थ्योरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी किसने दी है? अगर ये क्वेश्चन आया तो टीएस एलियट। टीएस एलियट पे और भी क्वेश्चन आपने एग्जाम में देखे होंगे कि आर्टिस्टिक फेलियोर इन्होंने शेक्सपियर के एक नाटक को कहा है। किसको कहा है ये आप सोचिए जब तक। तब तक मैं सैमुअल टेलर कॉलरिज के बारे में बताऊं कि सैमुअल टेलर कॉलरिज ने अपनी 1817 में आई हुई बुक जिसका नाम था बायोग्राफिया लिटरेरिया, उसमें बुराई की है किसकी? वर्ड्सवर्थ की। किस लिए बुराई की है? क्योंकि वर्ड्सवर्थ ने अपनी पोयम में वर्ड्सवर्थ ने ये कह दिया था कि द लैंग्वेज ऑफ पोइट्री एंड प्रोज आर सेम। तो ये कहते हैं कि लैंग्वेज ऑफ पोइट्री एंड प्रोज शुड बी डिफरेंट। तो दिस मच इज एनफ फॉर टुडे।
आफ्टर सम टाइम, यस करेक्ट। हेमलेट को आर्टिस्टिक फेलियर कहा था। आरव इज राइट। After some time, I will just send the QRT based on these questions. So thank you everyone for being the part of this class.